हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 47 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 48 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 47 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 48 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुआ था। दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म है वो दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बैसाख पूर्णिमा को जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति यानी कि निर्वाण भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले सुरसेन महाजनपद के हिस्सा थे? वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले सुरसेन महाजनपद के हिस्सा थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये तीनों दोस्तों सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, बिल्कुल सही है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, बिल्कुल सही है। उत्तरी ध्रुवीय वर्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल सही है। दक्षिण ध्रुवीय वर्त 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, दक्षिणी ध्रुवीय वर्त है ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश नहीं, ये उत्तरी अक्षांश आएगा इसमें। ठीक है, इसमें उत्तरी अक्षांश आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? बताइए, कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों, इसमें देखिए, पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और पवन, महासागर जल का घनत्व है। तो दोस्तों, ये तीनों, पृथ्वी का परिक्रमण है वो महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करते। तो यहाँ पर ए बी सी कथन है वो सही है। अपने को कूट भाषा में मित्रों उत्तर देना था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है ए बी सी, यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 के प्रावधान से संबंधित है। बताइए, 1909 अधिनियम किससे संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो है चुनाव में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये 1909 का जो अधिनियम है इसको मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? दोस्तों, इसमें देखिए, कन्या भ्रूण हत्या है, बाल विवाह है, बाल तस्करी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भूकंप का मुख्य कारण है। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप का मुख्य कारण है विवर्तनिक। क्या है? विवर्तनिक। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विवर्तनिक। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है। सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3रे स्थान पर है दोस्तों पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दीर्घ ज्वार आने का कारण क्या है? दीर्घ ज्वार आने का कारण क्या है? तो दोस्तों, वो है सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा का एक सिद्ध में होना। सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा का एक सिद्ध में होना दीर्घ ज्वार आने का कारण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों मैग्मा। मैग्मा बोलते हैं उसे। ठीक है, राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर मैग्मा। आगे देखिए, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे आहड़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आहड़। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा राम मोहन राय को। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 103 नंबर प्रश्न है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है वो कौन सी है? तो वो है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, रेंगुर किसका नाम है? तो दोस्तों ये रेंगुर क्या है? तो ये इसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, तो इसको काली मिट्टी का नाम है दोस्तों ये रेंगुर। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए मूल अधिकार की बात हो रही है तो दोस्तों ये अमेरिका से लिए गए थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? बताइए, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो ये जा सकता है दोस्तों, देखिए बताइए किसके पास? तो इनमें से किसी के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाना बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ? तो ये हुआ दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना से। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना से। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जैन साहित्य को कहते हैं दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैन साहित्य को अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं जैन साहित्य को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीधा सा है 11वां, तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे दोस्तों ये 10 मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? अशोक का नाम है वो कौन से अभिलेख में उल्लेख है? दोस्तों 3 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक तो मास्की, एक गुर्जरा, नेतुर और एक और है दोस्तों, यानी कि 4 है।
उडेगोलम। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें मास्किका लघु शिलालेख में दोस्तों अशोक का नाम है वो अशोक उल्लेखित है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। और दोस्तों साथ ही अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लौह अयस्क के सबसे संपन्न भंडार उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है, वो उड़ीसा में है। यहाँ पे दोस्तों कर्नाटक, छत्तीसगढ़ है वो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं दोस्तों, रूस के बाद में भारत दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है लौह अयस्क उत्पादन में। दूसरा देखिए यहाँ पे भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों कथन 2 और 3 है वो इसमें क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों 2 और 3 कथन है वो क्या है, सही है। यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना है। कूट का अपने को क्या करना है, सही चयन है वो दोस्तों यहाँ पर अपने को करना है। दोस्तों देखिए इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा ये अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों अब इसमें अपने को क्रम जचाना है। तो दोस्तों देखिए सबसे ज्यादा जो कोयले का जो उत्पादन होता है वो होता है दोस्तों झारखंड में, कितना 28%। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ओडिशा, ओडिशा में कोयले का उत्पादन होता है 24%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में होता है दोस्तों 16% और मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों 8%। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने को देखिए क्रम में जताना था अवरोही क्रम में, तो इसमें आ जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कलकत्ता में स्थापित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता में स्थापित किया गया था दोस्तों, फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था ये 1818 में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया, बताइए दोस्तों कौन से विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सन्यासी विद्रोह। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न, रोलेक्ट एक्ट से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गया, किस कारण से, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसलिए दोस्तों लोगों ने इसका विरोध किया था। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 118 नंबर का प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है, मैंने आपको बताया था दोस्तों मास्की का लघु शिलालेख, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए लक्षद्वीप समूह है में स्थित है, तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह है कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरब सागर में। ठीक है, याद रखना लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। आगे देखिए बीजक का रचयिता कौन है, बीजक का रचयिता कौन है,
दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बीजक के रचयिता कबीर है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिणी भाग में स्थित है दोस्तों ये छप्पन का मैदान। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग को छप्पन ग्रामों का जो समूह है, ठीक है, उसको कहते हैं छप्पन का मैदान। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको हाथीमना बोलते हैं, हाथीमना बोलते हैं, ठीक है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथीमना है। आगे देखिए, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? दोस्तों ये बेणेश्वर मेला है, ये कहां पर लगता है? तो ये डूंगरपुर में लगता है दोस्तों, गलियाकोट डूंगरपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? ओसिया के निकट है दोस्तों, सॉरी, ओसिया में जो मंदिर बने हुए हैं वो किसकी देन है? राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिहारों की देन है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिहारों की देन है। 126 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कानड़ प्रबंध का रचयिता कौन है? कानड़ प्रबंध के रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों पद्मनाभ। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पद्मनाभ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। दोस्तों राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं, तो वो जिले हैं दोस्तों बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। यहाँ पर दोस्तों सीमेंट का उत्पादन होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और राज्य में यानी कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना है वो 1913 में लाखेरी बूंदी में लगाया गया था। 128 नंबर का प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं यानी कि जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? दोस्तों देखिए 5 जंतर मंतर है, यानी कि 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह के द्वारा। यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन से शहर में ये वेधशाला यानी कि जंतर मंतर नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है। तो यहाँ पर भोपाल है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहां से हुआ था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहां से हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था दोस्तों नसीराबाद छावनी से। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नसीराबाद छावनी में हुआ था। 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए मेसा का पठार कहाँ पर है? मेसा का पठार दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती का पठार कोटा बारा में है, बिल्कुल सही है। ऊपर माल का पठार बांसवाड़ा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ऊपर माल का जो पठार है वो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक दोस्तों ये फैला हुआ है। तो ये अपना इसमें बांसवाड़ा गलत हो जाएगा। उड़िया का पठार है वो सिरोही में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गलत दे रखा है। आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ स्थान है। दोस्तों देखिए संतरे का जो उत्पादन है वो कहां पर होता है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में सर्वाधिक होता है संतरे का उत्पादन, ठीक है। और कपास का जो उत्पादन है वो दोस्तों हनुमानगढ़ में होता है सर्वाधिक। सोयाबीन का जो उत्पादन है वो दोस्तों कोटा और बारा में होता है। गेहूं का उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक गंगानगर में होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 132 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट का उत्पादन दोस्तों जामरकोटड़ा उदयपुर में होता है, बिल्कुल सही है। पीला संगमरमर का जो उत्पादन है वो दोस्तों जैसलमेर में हुआ है। गुलाबी ग्रेनाइट का जो उत्पादन है वो दोस्तों सिवाना बाड़मेर में हुआ है। और गार्नेट का जो उत्पादन है वो दोस्तों टोंक में हुआ है। तो यहाँ पर इतना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 3 4 2, 1 3 4 2। कूट भाषा में अगर मैं देखूं तो कौन से ऑप्शन में है? 1 नंबर के ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में माणक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसके महामंत्री थे माणक्यलाल वर्मा और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 134 नंबर का प्रश्न है, समूह शिक्षण है। बताइए समूह शिक्षण क्या है? समूह शिक्षण है दोस्तों संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है समूह शिक्षण। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, बिल्कुल सही है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, यह नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 137 नंबर का प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोविज्ञान को। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मनोविज्ञान को। 138 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? बताइए भाई पृथ्वी को पढ़ाना है कक्षा 6 में तो सबसे उपयुक्त सामग्री है वो दोस्तों क्या होगी? वो होगी ग्लोब। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्रोत विधि। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्रोत विधि। आगे देखिए कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? तो वो है दोस्तों इसमें किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ठीक है, ये सबसे उपयोगी विधि है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? ये लाई गई थी दोस्तों लाहौर से। कहां से? लाहौर से लाई गई थी दोस्तों ये मीनाकारी की कला। आगे देखिए 142 नंबर प्रश्न है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बाबूजी बाबूजी का जन्म है वो दोस्तों कोल्लू जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। तेजाजी का जन्म है वो दोस्तों करनाल नागौर में हुआ, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी गागरोन और गोगा जी ददरेवा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गलत सुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। तो मुख्य मंदिर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे मल्लीनाथ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्लीनाथ जी बाड़मेर के थे दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गागरोन है वो इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 143 नंबर का प्रश्न है जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा जसवंत सिंह। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजा जसवंत सिंह। आगे देखिए मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो वो दिए थे दोस्तों जगत सिंह सेकंड ने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों अलवर भरतपुर का है ये तो। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, तो वो कौन सी कहलाती है, कौन सी बोली बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में? तो दोस्तों यहाँ पर वागड़ी बोली है वो बोली जाती है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 147 नंबर का प्रश्न है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराना, बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। तो दोस्तों ये किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराना, ठीक है, ये था दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर बिल भी किसानी थे, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न है, भूगोल शिक्षण में सहायक सामग्री जैसे ग्लोब, मानचित्र तथा भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग है वो क्या है? तो वो है प्रत्यक्षीकरण का अवसर, बोधगम्यता का विकास, प्रभावशाली शिक्षण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बी.एस. ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। बी.एस. ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उन मीडिया संसाधनों की पहचान करें जो अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। उन मीडिया संसाधनों की पहचान करें जो अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समाचार पत्र, चित्र और प्रदर्शनी, ये सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों रिट भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने काफी सारे मॉडल पेपर हैं वो करवा दिए हैं। अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 2 या 3 मॉडल पेपर का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रिट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। और साथ ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास भी है वो मैंने करवा रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के लिए। तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका सभी का लिंक है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे 1 से 30 तक, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों वो संबंध है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों यथा संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जीन पियाजे द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग या प्रयोग किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो वो विधि है दोस्तों बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर इसमें प्रयोग किया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि दोस्तों पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है, तो वो प्रमुख समानता क्या है? तो वो है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है?
बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो किस रूप में? तो दोस्तों, बालकों की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 7 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा तथ्य वर्दी से संबंधित नहीं है? कौन सा तथ्य वर्दी से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है वर्दी, बिल्कुल सही है। इसमें केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका संबंध शारीरिक व मानसिक परिपक्वता से है, बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन वर्दी से संबंधित सही है। यह वातावरण से संबंधित है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, रोस ने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? रोस ने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी? शैशवावस्था यानी कि शैशव काल, आरंभिक बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं बताई है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? तो किसने दिया? तो दोस्तों वो दिया वाइगोत्स्की ने। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वाइगोत्स्की ने। आगे देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है वुडवर्थ की। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वुडवर्थ की परिभाषा है। आगे देखिए, निम्न में से अधिगम की विशेषता है। तो निम्न में से अधिगम की क्या विशेषता है? तो दोस्तों वो है व्यवहार में परिवर्तन, सार्वभौमिक प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों देखिए, शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन है, अधिगम अनुभव है, लेकिन शिक्षण अनुभव ये नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों कथन है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में दोनों कथन है वो सही है, पहला और दूसरा। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये दोनों सही है, तीसरा गलत है। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 45 घंटे। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों जी कारक। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जी कारक। आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विश्वसनीयता। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विश्वसनीयता। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, कौन से मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? बताइए, कौन सा मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा के लिए किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में
अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें व्यक्तिक विभिन्नता। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता विभिन्नता। 20 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को, महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को यानी कि महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6,500। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6,500। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए, विकास अंतः क्रिया का फल है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपना पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है दोस्तों विकास, जिसमें आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा दोस्तों उद्दीप्त परिवर्तनों का अध्ययन है वो किया जाता है इसमें। ठीक है, विकास विशिष्ट सामान्य की ओर होता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो सत्य नहीं है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव विकास होता है दोस्तों, मानव विकास होता है तो ये क्रमिक निरंतर व्यक्तिक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों एरिक्सन ने। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एरिक्सन ने। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो दोस्तों देखिए, इसमें कौन सा, तो वो है 16 पीएफ परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 16 पीएफ परीक्षण। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्किनर के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, स्किनर। 26 नंबर प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न यानी कि 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो इसमें दोस्तों कौन से पैटर्न को अपनाया गया है? तो इसमें 5+3+3+4। ठीक है, यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों किस प्रकार भिन्न है? तो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का स्वेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का स्वेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो वो है दोस्तों, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। ठीक है, तब उसके बच्चे का यानी कि संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? तो कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित है वो प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों 31 से और 60 तक। ठीक है, देखिए 31 से 35 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर है वो अपने को देना था। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, आत्मनिर्भरता शब्द में समास है। देखिए आत्मनिर्भरता शब्द में समास है तो वो कौन सा समास है? तो दोस्तों वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आभूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आभूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आ उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जीवन शब्द का विलोम क्या होगा? जीवन का हो जाएगा दोस्तों मरण, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मृत्यु मत कर देना।
मरण होगा, जीवन का मरण। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है स्वावलंबन में? तो यहाँ पर है देखिए, इसमें दोस्तों देखिए स्वावलंबन, ठीक है, तो इसमें दोस्तों दीर्घ संधि का प्रयोग होगा, दीर्घ संधि का, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, आत्मनिर्भरता में संज्ञा है, आत्मनिर्भरता में संज्ञा है तो वो कौन सी संज्ञा है? तो वो है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 36 से 40 तक अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ दोस्तों। आगे देखिए, अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली है, अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली है तो वो है सत्य अहिंसा। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार बताइए कौन से हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों अस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी नहीं है, बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ये राजनीतिक शब्द है ये शुद्ध वर्तनी नहीं है, बाकी तीनों शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। राजनीतिक, राजनीतिक होगा ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी किसके पुजारी थे? दोस्तों गांधी जी किसके पुजारी थे? तो दोस्तों सत्य अहिंसा के पुजारी थे। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मोहन ने खाना खाया और स्कूल चला गया, इसका सरल वाक्य बनाओ। मोहन ने खाना खाया और स्कूल चला गया, इसका सरल वाक्य है वो बनेगा दोस्तों, मोहन खाना खाकर स्कूल चला गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, राम तुम अब सो जाओ। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है ईशान, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, उसको ईशान बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही। 44 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पे अनुग्रहित शब्द है जो दे रखा है, ये बिल्कुल सही शब्द है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आस्था श्रद्धा प्रेम सहृदयता के गुण शिक्षण की किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? आस्था श्रद्धा प्रेम सहृदयता के गुण है वो शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है सद्वर्तियों का विकास करने से संबंधित, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, व्याकरण शिक्षण की सरल व सुहाग्रह सुग्राह्य विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह्य विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों आगमन विधि। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगमन विधि। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है। लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है वो है छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए, छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गद्य शिक्षण की विधि है तो दोस्तों गद्य शिक्षण की विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है अर्थबोध विधि है, ये गद्य शिक्षण की विधि है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थानी शब्द कलेवो से तात्पर्य क्या है? कलेवो, कलेवो को बोलते हैं सुबह के नाश्ते को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, सुबह के नाश्ते को कलेवो बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है वो कौन सा है? तो वो क्रम है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, यह सहज होता है, यह सहज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? तो वो है अनुमान, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है तो वो कौन सा है? तो वो है वाद विवाद। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मक का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? तो सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे तो वो है मुक्त आने वाले प्रश्न। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्ष शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्ष शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संदर्भ में व्याकरण समझना। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो उपयोगी है दोस्तों पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन है वो कौन सा है? तो वो कथन है दोस्तों, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पद्य गद्य और नाटक हमारी किस संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के किस पहलू को समृद्ध करते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, पद्य गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक और साहित्यिक आएगा। आगे देखिए, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है और होती है। बताइए, 2 खाली स्थान भरना है। देखिए यहाँ पे वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। 61 से लेके 90 तक। देखिए, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। मैं गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ। मुझे संस्कृत है वो कम आती है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देख के चलना है। देखिए, सजना नाम इति शब्दे का विभक्ति अस्ति। बताइए, का विभक्ति अस्ति, तो इसमें दोस्तों षष्ठी विभक्ति अस्ति, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सजन है इति शब्द से संधि विच्छेदम अस्ति। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सत प्लस जन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देखिए इसमें उपनिवेशन्ति इति शब्दे उपसर्गा अस्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें उप उपसर्ग है और नि उपसर्ग है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, धारयन्ति शब्दे मूल धातु का अस्ति। धारयन्ति शब्द में मूल धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों इसमें द्रि मूल धातु है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तथैव इति शब्दे संधि अस्ति। तथैव में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माहेश्वर सूत्रे स्वर संबंधी सूत्रानाम संख्या अस्ति। माहेश्वर सूत्रे स्वर संबंधी सूत्रानाम संख्या अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यादृशे पुरुषे सह स निवस्ति इति वाक्ये अदय शब्द अस्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सह। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संगत्या इति शब्दे लिंग निर्धारणम कुरु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओ वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंठोष्टम। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कंठोष्टम। आगे देखिए, गुरु से धर्म पूछता है। इस वाक्य का दोस्तों संस्कृत में अनुवाद करना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उपाध्यायम धर्म प्रच्छति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, धनम जीवनम व्यर्थमस्ति। खालिस्तान को भरना है दोस्तों। तो दोस्तों धनम विना जीवनम व्यर्थमस्ति। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रामः पुस्तकम पठति इति कृतवाच्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य रूप भवति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें रामायण पुस्तकम पठ्यते। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, क्रमात् क्रोधः जायते इति वाक्य रेखांकित पदे कारक अस्ति। बताइए कौन सा कारक है क्रमात् में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अपादान कारक। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अपादान कारक। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखितानाम अशुद्ध संख्यावाची शब्द है अस्ति। अशुद्ध संख्यावाची शब्द कौन सा है, तो वो है दोस्तों देखिए 58। ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तस्य नागरिकाः एक एक रूप्यम दास्यत इति वाक्य रेखांकित अशुद्धे पद स्थाने शुद्ध शब्द निर्धारित। दोस्तों यहाँ पे दास्यत दे रखा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दास्यंती। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दास्यंती आएगा। आगे देखिए, गृह स्वामी नारी एवं भवती रेखांकित क्रिया रूपम अस्ति। बताइए, भवती रेखांकित है इसमें, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि हस्ति तदंत्र यनेन हस्ति न तत् क्वचित इति प्रसिद्ध है सुक्ति कस्य महाकाव्य अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महाभारत है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाभारत है। देखिए पद्यांश से संबंधित उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए, नगा पगा महान दया संभुये कव अभेति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अंबोधिम। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंबोधिम। 79 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संभुये इति पदे प्रत्यय अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है लेफ्ट प्रत्यय। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लेफ्ट प्रत्यय। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नगापगा इति पदस्य इति शब्दस्य संधि विच्छेदम अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें नग प्लस अपगा। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपयुक्त पद्यांश से क्या लकार अस्ति। पद्यांश को आप पढ़ोगे तो दोस्तों लकार आपको समझ में आ जाएगा। इसमें है अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास अलंकार है दोस्तों इसमें। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश से क्या छंद अस्ति। तो दोस्तों छंद भी बताना है, पद्यांश पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा अनुष्टुप। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, बृहत सहाय इति शब्दे का समास अस्ति। तो दोस्तों इसमें समास है कौन सा, तो इसमें तत्पुरुष समास है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पठन कौशलम छात्रे तदा ग्रहते यदा। राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थ ग्रहण पुरस्करण पठ्यते। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मम विद्यालय संस्कृतस्य 3 शिक्षिका अस्ति। तो यहाँ पर 3 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा दोस्तों त्रीणी शिक्षिका अस्ति। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लय बलाघात स्वर कस्य गुणा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संभाषण भाषाया। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वाक्य कौशलम इति अस्य सहायनेन सम्यक वर्धते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थानापति सारणी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार है संविधान शानेन परिष्करणेन कार्यान्वयनीकृत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संविधान से षड स्थितित्वेन परिष्करणेन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, छात्रे कृता सर्वे भाषा दोषाः अध्यापकनेन नेव शोधनीया यतः। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रायो दोषा भाषा बोधनम सूचयन्ति। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्दों यथासंख्यम एतेत सूचित। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है।
प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।